है बच्चों। तो आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स अगली टॉपिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट पढ़ा था और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल कंडीशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डाइपोल की वजह से। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी और आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे अगली टॉपिक, ठीक है ना। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप तक पहुंच सके और अपने सहपाठियों को भी बताएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते टॉपिक को। आज की हमारी टॉपिक है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform electric field। हिंदी में बोल देता हूं, आप लिखिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र एक समान है, ओके, वैद्युत क्षेत्र एक समान है। और आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए ताकि ये सब बहुत आसान लगने लगे आपको, ठीक है। तो आपने क्या लिखा हिंदी में इसके, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। नोट कर लिया। चलिए अब बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसे 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 एक समान वैद्युत क्षेत्र। डायरेक्शन आपका इधर ही है। इसमें हमने रखा डाइपोल। डाइपोल जान ही रहे हो ना, डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसके पास दो चार्ज होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट साइन चेंज होता है। दोनों का बीच का जो दूरी होता है बहुत शॉर्ट होता है। ये इसका सेंटर कहलाता है डाइपोल का। यह टोटल 2l लेंथ होता है और इसको हम कहते हैं l लेंथ, इसको हम कहते हैं l लेंथ। और मान लो इनके बीच का जो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इनके बीच का मान लो एंगल थीटा है, हालांकि थीटा काम पड़ेगा नहीं। चलिए फोर्स है ना, तो आप ये भी जान रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर बल लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा होता है ना, उस पर बल लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बल लगेगा। ये तो आपको पता ही है, पिछला लेक्चर सब पढ़े हो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत बल लगेगा। ये तो होता है डायरेक्शन। और बल कितना लगता है सर? F = QE, इतना बल लगता है। बल कितना लगता है? उस चार्ज और मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगता है, उतना बल लगता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज है, एक चार्ज है एक चार्ज है, दो बल लगेंगे। एक इन पर लगेगा F1, एक इन पर क्या लगेगा F2। दो बल लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, F1 और F2। इन पर किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर इधर लगेगा। यानी कि F1 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? QE, E का मान तो वही है, ठीक है। F2 की बात की जाए तो इन पर किधर फोर्स लगेगा? नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत इधर लगेगा। यानी कि F2 का मान क्या हो गया? माइनस का QE, ठीक है। अगर हम कहें नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो कितना होगा, तो आप कहोगे सर F1 प्लस F2। डाइपोल पर हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, एक समान ही है, ये नहीं कि चेंज हो रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यहां पे आइए, F1 का मान तो कहोगे सर QE, F2 का मान वेक्टर क्वांटिटी या चिन्ह के साथ रखेंगे माइनस का QE। ये हो गया टोटल 0। F नेट का मान कितना आ गया? 0 सर जी, तो आ गया, फोर्स का काम खत्म। तो हम कहें ये हमेशा आएगा, ऑलवेज लिखो, ऑलवेज। तो आप यह भी लिखना है यहाँ पे कि इन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। यानी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स है वह हमेशा जीरो आता है। वो हमेशा कितना आता है स्टूडेंट? जीरो आता है। प्लस चार्ज पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो जो नेट फोर्स आता है हमारा हमेशा कितना आता है? जीरो। इस बात को अपने कॉपी पे नोट करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए और डायरेक्शन को नोट करिए। हो गया? चलिए, ये तो फोर्स हो गया। अब फोर्स को हटाया जाए। चलिए, थीटा का कोई पड़ा नहीं हमको, थीटा भी यूज नहीं करेंगे, अभी टॉर्क पे करेंगे। इनको इरेज करते हैं। इतनी बात आपने नोट कर ली ना? चलिए, नोट कर लिया आपने, अच्छी बात है, इसको नोट कर लिया। अब आते हैं टॉर्क पर। इनको मिटा दें, सब बात जरूर नोट करिएगा। टॉर्क आते हैं, टॉर्क पे आते हैं। अगली टॉपिक हमारी है टॉर्क। आन होगा, आन, यहां पे आन पिछली बार होना चाहिए था। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि बल आघूर्ण, इसकी हिंदी क्या होती है? बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब बच्चों, नेट फोर्स तो देख लिया, जीरो आएगा, और जो नेट फोर्स जीरो आया था उसे हम कहते हैं स्थानांतरीय संतुलन कहते हैं। स्थानांतरीय संतुलन, वहां पे जरूर लिखिएगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में था वो। मतलब कि इस अवस्था में उन पर बल जीरो लग रहा था, ठीक है ना? क्योंकि उधर इतना बल उधर इधर लग जा रहा था, इतना उधर लग जा रहा था, तो ऐसे ही रहना चाह रहा था। चलिए ठीक है, वो तो नेट फोर्स था। टार्क जीरो नहीं होगा ना, टार्क जीरो नहीं हो सकता। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने फिगर जान के मिटा दिया, नहीं तो उसमें ज्यादा थोड़ा आगे पीछे होता। ये देखो, ए प्लस का क्यू चार्ज, ए माइनस का क्यू, डाइपोल बन गया हमारा। यहां पे इसका क्या बन जाता है? सेंटर। और ये टोटल लंबाई 2l, और ये l हो गया, और ये अभी कितना हो गया? l हो गया। ठीक है, तो टार्क के बारे में आप परिचित हो? टॉर्क बल आघूर्ण जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। क्लास 11वीं में नहीं पढ़े हो क्या? 11वीं में टार्क नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। ये जब वीडियो हमारा पढ़ेगा देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे समझिए, बहुत कुछ है नहीं। टॉर्क मतलब होता है कि एक एक्सिस पर बल लगना, एक्सिस पे घूमना। जैसे आपके घर में डोर है ना, डोर डोर क्या होता है? अब उनका एक वो होता है, एक्सिस होता है, उसी पे क्या होता है? घूमता रहता है। एक्सिस मतलब कि वह नहीं हटता। जो दरवाजे किनारे वाला चीज होता है वह कहाँ हटता है? खाली दरवाजा आगे पीछे होता है ना, तो उस पर टार्क काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार स्टूडेंट देखो यहां पे, ये हमने कहा है थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए डायरेक्शन किसका होगा? माइनस से प्लस की ओर, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है ना? ए होगा डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का, और ए वाला किधर होगा? किसका डायरेक्शन? ई का तो हमने माना ही माना है। ए वाला तो आप जानते हो कि माइनस से प्लस की ओर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है, अब देखो जरा, अब आपको मैं एक बात बता दूं यहां पे कि ए वाला बल तो इनका जीरो हो गया इनका, पर टार्क जीरो नहीं कर सकते अभी हम। टार्क क्या कि ए इधर बल लग रहा है, इन पर इधर बल लग रहा है, वो जीरो है। लेकिन टार्क यानी कि नाचने वाला जो इनका केस है ना, एक बार इन पर बल लगेगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। रोटेटरी वाला, घूर्णन वाला जो बल है ना बच्चों, घूर्णन वाला, वो जीरो थोड़ी है। खाली एक ट्रांसलेटरी सीधा वाला फोर्स जीरो हो गया, लेकिन जो रोटेशन वाला फोर्स है, रोटेशन,
वह 0 के बराबर नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि प्लस वाला है। और एक बात और जान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को हमेशा अपने ही दिशा में रखना चाहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने दिशा में रखना चाहती है। अपना दिशा मतलब क्या? मतलब यहां पे लिखिएगा मीन्स डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है ना? तो आप समझे इसको, मीन्स डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि इनको ऐसे जब कर लेगी तब वे मानेगी। ऐसी बात नहीं चक्कर लगाएगा, नहीं, आप खुद कंफर्म हो यहाँ पे कि इस ऐसे अगर तिरछा है तो ई पर एक बल लगाता है तो ये रोटेट कर जाएंगे, नहीं। लेकिन नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टार्क 0 नहीं है। टार्क मतलब होता है क्या? बल आघूर्ण, घूर्णन तो करेगा, ऐसी बार नाचेगा जरूर अपने सेंटर ऑफ मास को अच्छा मान के। एक्सिस किसको मानेगा? सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जो बीचों बीच जो टोटल मास होता है वस्तु का यहीं पे रहता है, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो इस पे रोटेट करेगा, रोटेट तो करेगा। आपको मैं कई बार एक ही बात कर रहा हूं कि यह बल दूसरा था, यह फोर्स की हम बात कर रहे थे दोनों पर, दोनों चार्ज को लेकर के टोटल फोर्स इन पे डाइपोल पर। लेकिन हम टार की बात जब करेंगे तो ये मूव कर जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इधर यहीं पे आके रुक जाएगा, टोटल नाचेगा नहीं, लेकिन यहीं पे आके ऐसे रुकेगा। तो टार का ही होता है। अगर हम कहें टार्क नेट बताओ तो इन पर भी एक टॉर्क काम करेगा, इधर नहीं, ये इधर घूमेंगे तो ये किधर जाएगा? अरे भाई पूरा लेंथ है, ये बार थोड़ी घूमेंगे, अगर इधर घूमे तो ये इधर जाएगा, नहीं। तो नेट टार्क कितना हो जाएगा? अब मान लो ये वाला टाउ 1 इन पर लग गया, इन पर टाउ 2 लग गया, तो कहोगे सर टाउ 1 प्लस टाउ 2, यही हमारा क्या है? नेट टॉर्क है। अब वेक्टर लगाया है कि कहीं चिन्ह आगे पीछे ना हो। ठीक है, अब आपको बता दूं टाउ 1 यही कहीं पे निकाल लिया जाता है, टाउ 1 ए वाला। इस पर कितना फोर्स लग रहा है? अभी पढ़े हो, कहोगे सर QE, यही लग रहा है ना इस पर फोर्स, QE फोर्स लग रहा है। तो और हमने क्या कहा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां पे क्या कि सेंटर ऑफ मास से चार्ज तक, कहां तक? चार्ज तक। सेंटर ऑफ मास यही है, यहीं से यही चार्ज तक का यही हमारा क्या है? डिस्टेंस। अब सोचो जरा, यह थीटा है तो यह भी कितना होएगा? सर थीटा होगा, थीटा होगा ना, कोई बात नहीं सर। तो यह भी थीटा, यह भी थीटा। अब बताओ ये कितना होगा? थीटा है तो थीटा की ओर कंपोनेंट क्या बनेगा? L cos थीटा, इधर क्या बनेगा? L sin थीटा। तो कंपोनेंट में हमारे बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, मैं यहां पे इनको ले आता हूं। ये मान लो थीटा है और ये तो L है ही, मुझे लंब चाहिए, लंब। तो हमने पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कितना है? L। तो लंब बराबर L sin थीटा। तो चाहे कंपोनेंट का हो चाहे एक का हो, बात एक ही आएगी। तो फोर्स हो गया QE और डिस्प्ले मतलब कि ए डिस्टेंस कितना हो गया? L sin थीटा। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो बताओ किधर होगा? ये देखो, इधर घड़ी की सुई इधर मूव करती है ना, ऐसे टिक 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 टिक, तो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये कैसे है? क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। इनका तो सर निकल गया, अब इनका निकालो, टाउ 2 निकालो। तो टाउ 2 निकालते हैं स्टूडेंट, इन पर भी फोर्स कितना लग रहा है? तो कहोगे सर QE, ठीक है ना। अब चिन्ह के साथ यहां पे हमको नहीं रखना हो, ठीक है ना। अभी हम पूरा टोटल बताएंगे आपको।
इन पर भी किधर लग रहा है QE, एक बल इधर लग रहा है QE, और इनका भी डिस्टेंस वही निकालना है। सोचो जरा सोचो, यही डिस्टेंस हमको चाहिए इनका वाला भी, यही परपेंडिकुलर वाला। तो अगर यह थीटा है तो अल्टरनेट एंगल यह भी थीटा हो जाएगा नहीं, और फिर यही लंब थीटा के साथ लंब हो जाएगा। यह कर्ण तो यल है ही, कर्ण यल है तो लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बराबर एल साइन थीटा, यह भी हो गया। यह भी कितना हो गया एल साइन थीटा। इनका भी डायरेक्शन किधर है तो कहोगे सर इधर घड़ी की सुई इधर ही मूव करती है, तो यह भी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना। अब नेट निकाल लेते हैं QE साइन थीटा। जरा तुम बताओ क्या यहाँ पे माइनस लगाएंगे? नहीं लगा सकते। मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, फिर 5 का कोई और इधर से लगा दे रहा, तो टोटल जोड़ना पड़ता है नहीं। अगर विपरीत होता तब घटाते, अब एक ही और दोनों काम कर रहे हैं जब टॉर्क में, तो ये हो जाएगा योगफल, ये हो जाएगा 2QE साइन थीटा। अरे एल है ना, एल भूल जा रहा, एल एल, यह भी एल। अब एक काम और कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, ये हो जाएगा P इंटू E साइन थीटा। और यह क्या है? यही तो सर डाइपोल मोमेंट है, यही ना डाइपोल मोमेंट है हमारा, इसी को हमने P कह दिया। बस काम खत्म। ये हमारा आ गया टाउ नेट। टाउ नेट का मान P साइन थीटा। यह भी वेक्टर क्वांटिटी, यह भी वेक्टर, यह भी वेक्टर। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, और डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इनके बीच का एंगल थीटा वहां पे है। तो टाउ नेट का फार्मूला आपको तो लर्न हो ही जाएगा। यही हमारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन कठिन नहीं है। नहीं, नेट फोर्स 0, हमेशा नेट फोर्स 0, लेकिन नेट टॉर्क घूर्णन वाला PE साइन थीटा। ठीक है ना। और हमने पढ़ा है बहुत पहले ही, अगर ऐसे लगा हो तो टाउ नेट इज इक्वल टू साइन थीटा के लिए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्रॉस में साइन डॉट में कॉस, वेक्टर तो है ही तो एक क्रॉस लग गया, ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में नहीं हो गया ये। टाउ नेट इज इक्वल टू क्या? P साइन थीटा, साइन को ये तो हो गया स्केलर में, यह हो गया स्केलर में, लेकिन वेक्टर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, मतलब वही P साइन थीटा। अब हमारे बच्चे संदेह करते हैं कभी कभी, 1 नंबर 2 नंबर में बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है कि क्या यह अभी सही है, क्या यह अभी सही है, क्या इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं क्या? वेक्टर है, वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर है स्टूडेंट, मजाक नहीं है, वेक्टर का काम है। अब देखो जरा, अच्छा बताओ टाउ नेट का डायरेक्शन किधर है? टाउ नेट का डायरेक्शन किधर है? तो कहोगे सर क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं कहोगे ना। और आप क्लॉकवाइज है तो आपको बच्चों आपने पढ़ा होगा, नियम कानून आपने पढ़ा होगा, दिशा वाला स्क्रू नचाने वाला क्लास 10th में। 12 में आगे मिलेगा, लेकिन आपको यही मैं बता दूं कि अच्छा होता है यहाँ पे अगर मैं कोई पेचकस जानते हो ना, पेचकस स्क्रू जानते हो ना, स्क्रू अगर पकड़ के यहाँ पे रख के इनको नचाओ स्क्रू को, तो बताओ अगर यहाँ पे P से, देखो ये हमारा P है और यह E है, तो P से E की ओर नचाओगे, अगर P से E की ओर नचाओगे तो बताओ बेटा हमारा ये टार्क वाला डायरेक्शन वही नहीं होगा? P से E की ओर जब नचाओगे तो इनका भी डायरेक्शन यही है और टार्क वाला भी यही है, दोनों सेम मिल गए, तो यही हमारा क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पे इसका देख लो विरोध क्या कर रहा है। मान लो E से P नचाए, E से P नचाओगे तो ए इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। E से P की ओर नहीं जाना, ये गलत है।
ये पी से ई की ओर जाना। अक्सर बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं कि टाउ नेट पी क्रॉस ई की ई क्रॉस पी, तो ई क्रॉस पी नहीं होगा, डायरेक्शन किनसे चेंज हो जा रहा है, और ये तभी हो सकता है जब इनका डायरेक्शन बराबर इनका डायरेक्शन। तो ये वाला हमारा क्या है यहाँ पे सही है। तो आपने ये सब देखा ना, कितना आसान है, कठिन है? बिल्कुल नहीं सर। नेट फोर्स ऑलवेज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट टॉर्क जीरो नहीं हो सकता। आपने ये सब देख लिया, थीटा उटा सब देख लिया, कैसे कैसे मापना है, कैसे कैसे नहीं मापना है, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, चलो फार्मूला पुलन हो गया ना? क्या? स्केलर में टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, वेक्टर में टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। चलिए अब यहां आगे देखिए क्या कहता है। अब हमको निकालना है टाउ मैक्सिमम और टाउ मिनिमम। दो बातें हमको यहां पे निकालनी पड़ेंगी, निकालेंगे। और आपने यहां पे देखा टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है ना? टाउ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इनका ग्राफ, जो साइन का ग्राफ वही टाउ का ग्राफ। ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा। क्योंकि जो ग्राफ साइन का, क्योंकि साइन पर डिपेंड कर रहा है, तो जो ग्राफ साइन का वही ग्राफ टाउ का। 0 डिग्री पर टाउ का मान, 0 डिग्री पर टाउ का मान 0 हो जाएगा, और यहां पे फिर 0 होगा। आप बात समझ रहे हो ना? ये फिर 180 हो जाएगा ना, ये 90 है और ये 180 है, फिर यहां मिलेगा अधिकतम, फिर आगे 0 फिर हो जाएगा, यानी कि यहां पे 0 हो जाएगा, 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर नीचे इधर 270 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 180 पे 0, यानी कि जो भी लाइन पे मिल रहे हैं सब पे टाउ का मान 0, क्योंकि यह सब 0 ही तो है। चलो यहां पे आके ग्राफ आपने देखा ना इनके बीच का, टाउ का ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में? साइन थीटा के रेस्पेक्ट में। साइन थीटा ग्राफ सबको पता है, साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की 1, ये 1, ये -1, 180 की 0, 270 की -1, सबको ये पता है कि ऐसे ग्राफ बनता है। तो चलो आ जाओ, टाउ मैक्सिमम कब होगा? आपने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पढ़े हो ना? बताओ साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? कहोगे सर ये कितने डिग्री का? 90, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां पे देखो जरा, यही तो सबसे अधिकतम है ना, टाउ का मान यहीं पे सबसे अधिकतम है, और यहां भी अधिकतम है, बशर्ते नेगेटिव के साथ अधिकतम है, ठीक है ना? तो थीटा का मान चाहे 9, केवल अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो, या फिर 270, ये सब मान ले लोगे तो टाउ कैसे आ जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि दैट टाइम साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू रखता है, तो टाउ क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। नहीं, साइन थीटा का अधिकतम मान एक ही तो होता है, बाकी सब इससे कम होते हैं। तो आप यहां से ग्राफ देखो, मैक्सिमम या तो यहां पे है या तो यहां पे टाउ मैक्सिमम है, यहां पे माइनस के साथ है, यहां पे प्लस के साथ है। तो आप कहोगे टाउ मैक्सिमम कब होगा? या तो 90 डिग्री पर या 270 डिग्री पर टाउ मैक्सिमम होगा, यानी कि ऐसे फिगर बना दूं। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान लो आपका प्लस का क्यू माइनस का क्यू। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही है, और ई का डायरेक्शन है यहां पे 90 डिग्री है। इस समय इस पर अधिकतम टॉर्क काम करेगा, इस समय इस पर अधिकतम टॉर्क काम करेगा, ठीक है? चलो आ जाओ। अब अगर हम कहते हैं कि 270 वाला दिखाओ कंडीशन, तो 270 वाला कंडीशन कैसे दिखाओगे? इनको यहीं पे इरेज कर देते हैं अभी। तो 270 का दिखाने के लिए इधर हम कहेंगे प्लस क्यू, इधर हम कहेंगे माइनस क्यू। यहां से चलना शुरू करोगे यहां तक, ये 270 का कंडीशन है, ठीक है ना? तो आप यहां पे अभी ध्यान दीजिएगा कि थीटा हमेशा प्लस क्यू चार्ज को फॉलो करेगा, प्लस क्यू चार्ज को फॉलो करेगा। तो कोई देखेगा कहेगा सर यही 90 है, यही तो 90 है ना, ना 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 ना, ना। इधर माइनस क्यू पे रुक रहा है ना,
जो ए हमारा थीटा है ई से लेकर प्लस क्यू तक फॉलो करता है, प्लस क्यू वाले को, ठीक है। ये मत लीजिए कभी भी, गलत हो जाएगा। ये यहां से यहां तक के गुड है। ये देखो 90, 90, 180, 92, 70, यहां पर भी इस पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। 2 केस हमारा हो गया। तीसरा केस आपको दिखाऊं, चलो। यहाँ पे टाउ का मिनिमम होगा तो साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, 0, यानी कि हम कहेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि टाउ मिनिमम या फिर 0 कब होगा, जब व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब टाउ का मान या तो मिनिमम होगा, उसी को हम 0 कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे रखना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहीं पे मान लो ऐसे हमारा ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है ना, इधर है। इस समय इन पर फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई और इन पर इधर लग रहा है क्यू ई, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, खींचा खींचा लगा है। कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो टार्क भी घूमेगा नहीं, कहां घूम पाएगा यार, नहीं घूमेगा। और यहाँ पे अधिकतम घूमेगा, अधिकतम चक्कर लगाएगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाएगा, खींचा खींचा लगा हुआ है, कहां जाएंगे, टार्क काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन है जहां पे एफ नेट भी 0 है और टार्क नेट भी क्या है, 0 है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसे हम कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था। इसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई साम्यावस्था, स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन आप इसको मेंटेन करिएगा कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तब एफ नेट और टाउ नेट दोनों 0 होते हैं, ये दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, केवल एफ है नहीं है, अभी 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ भी नेट 0 हो, क्योंकि इधर इधर बल लग रहा है, वो अभी मतलब कि 0 है ही। और टार्क भी क्या लग रहा है कि खींचा तानी लगा है, कहा नाचेंगे जब ये नहीं नाचने के लिए है, तो इस समय 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बात और जान लो कि थीटा का मान 180 पे भी टार्क 0 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हम इरेज कर दे रहे हैं। थीटा का मान अगर 180 ले लो ना, थीटा का मान आप ले लो 180, तब भी जो टाउ आएगा मिनिमम में आएगा, क्योंकि साइन 180 का मान 0 ही होता है। ओके, अब इनका फिगर सर कैसे बनाएंगे, ये ऐसे मान लो बन गया। ये अब 180 के लिए बताओ क्या होगा, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, ई तुम्हारा इधर है ई। अब ये टोटल ई से लेकर के टोटल 180 है, ठीक है। तो आपने इसको देखा 180 है, ये भी 0 आएगा, टॉर्क नेट क्या आएगा 0 और एफ नेट भी कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि इस पर बल इधर लग रहा है, इन पर बल इधर लग रहा है, ऐसे ऐसे दबा के रखे हैं, बेचारा मर रहा है, यहीं पे मर रहा बेचारा, यहां पे भी सब 0 हो गया। बट यह स्टेबल कंडीशन नहीं है, यह अस्थाई साम्यावस्था है, यह अस्थाई साम्यावस्था है, ठीक है ना। एक पोजीशन 3 होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और एक होता है उदासीन, न्यूट्रल कहते हो इसको आप। तो यहां पे 2 हमारे पास दिख रहा है। स्टेबल क्या होता है, जो बिल्कुल मान लो स्टेबल वाले कंडीशन में ऐसे था ना, ऐसे था, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, इनको मान लो थोड़ा सा नशा भी देते, सपोज करो थोड़ा सा अगर ऐसे उठा देते तो फिर अपनी अवस्था में आ जाता, कहेगा मैं उधर नहीं जाऊंगा। अगर थोड़ा सा उठा दो ना ऐसे, यानी कि ये मान लो ऐसे हो गए ऐसे, तो फिर इधर भाग जाएगा, यहां पे छोड़ दो तो फिर इधर भाग जाएगा। ये अस्थाई साम्यावस्था है। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वह इनको इनके मतलब कि मोमेंट को अपनी ओर लाना चाहती है, डाइपोल मोमेंट को अपनी ओर लाना चाहती है। तब जब इधर आ जाएगा तो टोटल दोनों अपना मस्ती से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो दोनों को काट रहा है कि हम एक और जाएंगे। तो अगर तनिको फोर्स लगा दोगे ना, थोड़ा सा भी, तो नाच जाएगा,
नाच जाएगा पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाह रहा है कि हमारा भाई हमारी ओर आ जाए, अरे अभी चाह रहा मैं उधर चला जाऊं, लेकिन थोड़े से बल की आवश्यकता है। जरा सा फोर्स लगा या टोटल नाच जाएगा, टोटल नाच जाएगा। इसे हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। 180 वाला जो है ये अस्थायी साम्यावस्था है, ओके। और जो जीरो वाला है, जीरो वाला यह क्या है, अस्थायी साम्यावस्था। यानी कि यहाँ पे लाइटली फोर्स लगाओगे फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइटली फोर्स लगाओगे तो पूरा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्योंकि इनकी प्रवृत्ति, इनका नेचर है कि डाइपोल मोमेंट की ओर रहना या डाइपोल मोमेंट को अपनी ओर लाना, या फिर कह सकते हो डाइपोल मोमेंट का नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर रहना। इस बात को नोट करिएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा 90 to 70 पे ग्राफ देख रहे हो, जहां जहां उठेगा वहां अधिकतम, जहां जहां एक कटेगा वहां न्यूनतम, नहीं तो सब कुछ देख लिया, यही तक खत्म होता है आपका टॉपिक। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा सर डाइपोल मोमेंट पढ़ा, और क्या पढ़ा, तो कल पढ़ा रहा है डाइपोल मोमेंट, तुम तो और बात करते हो। हमने क्या पढ़ा आज, हमने देखा कि एक डाइपोल पर मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स काम करता है, कितना टॉर्क काम करता है, टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, टॉर्क कब मिनिमम होता है। तो फोर्स तो हमेशा जीरो होता है भाई, ये बात जान लो कि अगर हमारा जो डाइपोल है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, नेट टॉर्क ऑलवेज जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, उसी के लाइन में सब जो आएंगे तब, ठीक है ना। इसी में कई तो इक्विलिब्रियम में होंगे, सॉरी कई मतलब कि स्टेबल वाले में होंगे और कई अनस्टेबल वाले में होंगे, कई अस्थायी साम्यावस्था में होंगे। जो जीरो वाला होगा यानी कि जो ऐसे होगा, जो मतलब कि इधर डाइपोल मोमेंट भी है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तब तो हो गया स्टेबल। और अगर उल्टा हुए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, थीटा की इक्वल टू मैक्सिमम मतलब कि जब 90 या 270 तो टाउ मैक्सिमम, 0 फिर 180 तो मिनिमम या फिर 0। तो सवाल ऐसे बनते रहते हैं कि टाउ का मान 0 कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो बताना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक हुई नहीं ना। आगे मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। इसको पढ़ते रहो तब तक, हम न्यूमेरिकल अभी बनाते हैं आपके लिए बढ़िया अच्छा खासा। ओके चलें, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।